गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। और आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम को पढ़ेंगे। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम का क्या महत्व है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया है। तो आज हम लोग राइबोसोम्स के बारे में जानते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम में ऐसा है ऑर्गेनेल जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम को सबसे पहले एनिमल सेल में पैलेट ने देखा था। जॉर्ज पैलेट ने सबसे पहले एनिमल सेल में राइबोसोम को देखा था। और प्लांट सेल में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट सेल में देखा था। सबसे पहले प्लांट सेल में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने देखा था, लेकिन एनिमल सेल में जो एनिमल का सेल है उसमें पैलेट ने इसको देखा था। इसीलिए इसको पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। इसीलिए इसको पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है क्योंकि इनके नाम पर ही पैलेट पार्टिकल कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही 1953 में इसकी खोज की थी एनिमल सेल में, जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। और प्लांट सेल में किसने देखा? प्लांट सेल में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने सबसे पहले देखा। इसको ये जो राइबोसोम का नाम राइबोसोम इसलिए है क्योंकि इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम राइबोसोम पड़ा। राइबोन्यूक्लिक एसिड के पाए जाने के कारण इसका नाम राइबोसोम पड़ा। और इसको ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ग्रैन्युलर क्योंकि ग्रैन्युल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। ग्रैन्युलर है, ग्रैन्युलर पार्टिकल है। और सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? पैलेट ने, और प्लांट्स एनिमल सेल में, और रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट सेल में। इसको ए मेम्ब्रेनस है, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन। ऐसा ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन लेस है वो है राइबोसोम। जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही पाया जाता है। राइबोसोम फाउंड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में पूरा बिखरा हुआ होता है। इन साइटोप्लाज्म फ्री फॉर्म में होता है। चूंकि ये फ्री फॉर्म में होता है इसीलिए इसको हम मोनोसोम्स कहते हैं। मोनोसोम्स कहाँ पर है? जो प्लांट सेल में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जा रहा है उसको हम मोनोसोम कहते हैं। मोनोसोम एक बार टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, स्पेशल फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब इसको फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है तब इसको हम मोनोसोम कहते हैं। और ये जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होता है वो मोनोसोम कहलाता है। वो मोनोसोम कहलाता है, इसी पर राइबोसोम लगा हुआ होता है, तो ये वही मोनोसोम है। मोनोसोम है, ये टर्म वहीं से आया है। तो जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जो फैला हुआ राइबोसोम है उसको हम मोनोसोम कहते हैं। मोनोसोम की जो कंडीशन होती है वो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोट्स में पॉलीसोम की कंडीशन पाई जाती है। पॉलीसोम में क्या होता है कि कई एक एमआरएनए होता है, एमआरएनए पर कई राइबोसोम लगे होते हैं। कई राइबोसोम, इसकी स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट, एक ही एमआरएनए पर कई राइबोसोम्स लगे होते हैं। ये जो कंडीशन है इसको पॉलीसोम कंडीशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक ही राइबोसोम होता है, इसीलिए इसको मोनोसोम कंडीशन कहते हैं। इसीलिए इसको हम मोनोसोम कंडीशन कहते हैं। और ये है पॉलीसोम कंडीशन। मोनोसोम कंडीशन कहाँ पाई जा रही है? प्रोकैरियोट्स में पाई जा रही है। और जो प्रोकैरियोट्स है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। 70S टाइप प्रोकैरियोटिक फीचर है। राइबोसोम का प्रोकैरियोटिक फीचर है जो कि 70S टाइप का है। और ये जो 70S है उसके दो
दो फॉर्म होते हैं, एक लार्ज यूनिट होता है और एक स्मॉल यूनिट होता है। जो लार्ज यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, वो 50s का होता है, और जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30s का होता है। जो लार्ज सब यूनिट 50s है वो 23s RNA से बनी होती है और 5s RNA से बनी होती है, जबकि जो 30s RNA है वो 16s RNA से बना होता है। और इनकी जो बेसिस हैं वो भी यहाँ पर लिखा गया है, कभी कभी इसको पूछा जाता है। 23s RNA ये 2900 बेसिस इसमें होते हैं, जबकि 5s RNA में 120 बेसिस होते हैं, और 16s RNA में 1540 बेसिस पाए जाते हैं। ये जो इनका फर्दर डिवीज़न है उसको हमने दिखाया है कि जो 50s है वो किससे बना होता है, वो 23s RNA से और 5s RNA से बना होता है, और जो 30s RNA जो स्मॉलर यूनिट है वो 16s RNA से बना होता है। अब हम देख लेते हैं कि ये एक्चुअली जो सब यूनिट्स हैं वो किससे बनी होती है, मतलब कैसे बनती हैं। ये जो 23s RNA है और 5s RNA कहाँ पर पाया जा रहा है, 50s सब यूनिट के पार्ट है, ये लार्ज सब यूनिट है। तो ये जो RNA है ये मिल जाते हैं, और इसके जो प्रोटीन हमने कहा कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो लार्ज सब यूनिट है उसमें 23s RNA और 5s RNA ये रहता है, और लार्ज जो यूनिट है उसके प्रोटीन्स जो हैं L1, L2, L3 होते हैं। L फॉर लार्ज से लिया गया है ये प्रोटीन। तो ये और ये मिल के, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिल के बनाते हैं 50s RNA। तो ये जो हमने दिखाया है उसमें ये जो पार्टिकल है उसमें एक होगा 5s RNA ठीक, S फॉर सेडबर्ग यूनिट और R राइबोसोमल RNA। तो 5s है और 23s RNA ये बन कैसे रहा है, ये इनके जुड़ने से बन रहा है 23s RNA। तो जो लार्ज सब यूनिट बना 50s वाला वो उसमें 5s RNA है और 23s RNA है। जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें 16s RNA है, और प्रोटीन लगे हुए हैं, और इसका जो प्रोटीन होता है S1, S2, S3, और S स्टैंड फॉर स्मॉल, बिकॉज क्योंकि ये स्मॉलर सब यूनिट में है इसलिए इसको S1, S2, S3 से डिनोट कर दिया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 16s RNA है उसमें, और लार्जेस्ट सब यूनिट में 23s RNA और 5s RNA है। तो फिर क्या होता है, इनके RNA मिल गए, प्रोटीन मिल गया, तो दोनों फिर असेंबल होते हैं, और असेंबल होके पूरा एक राइबोसोम बनाते हैं, जिसका लार्ज सब यूनिट 50s का होगा और स्मॉलर सब यूनिट 30s का होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 50s जो लार्ज सब यूनिट है प्रोकैरियोट्स की और जो स्मॉलर सब यूनिट है प्रोकैरियोट्स की वो एक्चुअली कैसे बन रही है, कैसे RNA उनसे जुड़ रहा है, RNA प्लस प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन, RNA प्लस स्मॉलर प्रोटीन मिला के स्मॉलर प्रोटीन और उनके RNA मिल जा रहे हैं तो स्मॉल सब यूनिट बन जा रही है, और लार्जर या प्रोटीन और उनके RNA मिल जा रहे हैं तो लार्ज सब यूनिट बन जा रही है। इस तरह से राइबोसोम की जो 70s है उसके 50s और 30s कैसे बन रहे हैं, और 50s 30s असेंबल होकर 70s कैसे बना रहे हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमने प्रोकैरियोट्स की बात की कि प्रोकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं वो कैसे बनते हैं और उनकी सब यूनिट कैसे बनती है और क्या है। अब हम लोग यूकैरियोट्स की बात करते हैं। जो यूकैरियोट्स होता है इसमें 80s टाइप का
राइबोसोम पाया जाता है, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 80s टाइप का राइबोसोम नहीं पाया जाता, जबकि बल्कि 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये हमने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, वो प्रोकैरियोटिक फीचर उसमें 70s टाइप वाला पाया जाता है राइबोसोम। तो जो यूकैरियोट्स है उसमें 80s टाइप का राइबोसोम पाया जा रहा है। किससे जुड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्ट्रक्चर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जब राइबोसोम जुड़ जाता है तो रफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, रफ खुरदुरा स्ट्रक्चर हो जाता है, इसीलिए इसको RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर कह सकते हैं राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोमल क्यों? क्योंकि राइबोसोम इससे अटैच हो रहा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोट्स में, एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच होता है। अब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस चीज से अटैच रहता है? क्या ऐसी चीज है, क्या कोई ग्लू है, क्या है जिससे वो उससे चिपक जाता है? तो उस पदार्थ का नाम होता है जिससे ये चिपकता है, मतलब राइबोसोम। ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम से ये राइबोसोम है, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जिस चीज से चिपका रहता है उसको बोलते हैं राइबोफोरिन। दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइबोफोरिन। ये जो राइबोफोरिन है इसी से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से चिपकी रहती है। और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम है वो 80s टाइप का पाया जा रहा है। एक होता है 60s टाइप, दूसरा इसका जो सब यूनिट्स है 60s और 40s। इसमें क्या करते हैं कि 60s और 40s जोड़ते हैं जब तो 100 आता है, लेकिन ये टाइप है 80s का। सेम केस यहाँ भी देखते हैं कि 50s और 30s जोड़ते हैं तो 80 आता है, जबकि ये है 70s टाइप का। एक्चुअली हम इनको जोड़ते नहीं हैं, ये इनकी सब यूनिट है। और कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो इनका पार्टिकल है, जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं तो ये एक दूसरे में धसे होते हैं, एक सब यूनिट दूसरे में धस जाता है, तो जो धसा हुआ सब यूनिट आता है, तो जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं तो इनका सेडिमेंटेशन का वैल्यू आ नहीं पाता है, इसलिए इतना कम हो जाता है, लगभग 10 का डिफरेंस आ जाता है। तो ये चूंकि धस जाते हैं एक दूसरे के अंदर, इसलिए उतना कम हो जाता है। लेकिन ऐसा होता, जो उभरा हुआ भाग है उन्हीं का सेडिमेंटेशन में जब वो वैल्यू आती है। लेकिन ऐसा है कि इनको हम जोड़ते नहीं हैं, ये अलग अलग सब यूनिट्स हैं। ऐसा ही 80s टाइप के में भी होता है कि ये 60s और 40s सब यूनिट्स होते हैं। जो 60s है वो लार्ज सब यूनिट है और जो 40s है वो स्मॉल सब यूनिट है। ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। जो लार्ज सब यूनिट 60s वाला है उसमें 80s RRNA पाया जा रहा है, सब में RRNA पाया जा रहा है, क्योंकि राइबोसोम है ही राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ, इसके ये कंपोनेंट हैं। तो 80s RRNA, 5s RRNA और 5' RRNA ये हैं 60s जो लार्ज सब यूनिट है उसके RRNA। 40s जो कि स्मॉल सब यूनिट है वो 18s RRNA से बना होता है। जैसे हमने इसमें देखा कि ये मिलके बनाते हैं, वैसे ही यूकैरियोट्स में भी जो 80s RNA है, 80s टाइप का राइबोसोम है, वो भी ऐसे ही बनता है। ये सारे जुड़ जाते हैं, उसके बाद इनके प्रोटीन्स, ये RNA और इनके प्रोटीन्स जुड़कर बना लेते हैं। तो ये देखना होता है कि जो इसका लार्ज सब यूनिट है, जो इनका लार्ज सब यूनिट है
लार्ज सब यूनिट है वो किससे बना होगा? जो इनका लार्ज सब यूनिट है जो 60s है। अब एक चीज कॉमन है दोनों में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, 5s RNA। 5s RNA में यूकैरियोट्स में भी है 60s लार्ज वाले में, और ये 70s वाले में लार्ज, इसके भी लार्ज वाले में 50s लार्ज सब यूनिट में 5s RNA है, और इसमें भी 5s RNA है। मतलब ये कि 5s RNA इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये क्वेश्चन आता है कि which RNA इज कॉमन इन बोथ, तो हम बता सकते हैं कि 5s RNA कॉमन इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। तो इसका जो लार्ज सब यूनिट होगा उसमें 20s RNA, 5s RNA और 5.8s RNA पाया जाएगा। इसमें 60s ये सब मिलेंगे और 60s RNA 60s सब यूनिट बनेगा। स्मॉल वाले में क्या होगा कि 18, केवल 18, उसमें 16s RNA था, इसमें 18s RNA रहता है, RNA रहता है। इस तरह से हमने देखा कि जो प्रोकैरियोट्स के जो सब यूनिट्स है वो जोड़कर कैसे 70s टाइप का बना रहे हैं और ऐसे ही 80s का टाइप। तो 60s और ये हो गया 40s RNA, इसके सब यूनिट्स बना रहे हैं। अब इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि यस, जो यस क्या है, 50 यस, यहाँ भी यस है, यहाँ भी जो 70 यस है, ये यस क्या है? ये यस सेडबर्ग यूनिट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडबर्ग यूनिट। ये जब सेडिमेंटेशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है किसी भी चीज़ की, तो उसको वैल्यू देने के लिए, चूंकि ये कोफिशिएंट है तो उससे कोफिशिएंट को जो कि कांस्टेंट रहता है, वो यूनिट आफ्टर सेडिमेंटेशन के बाद किसी पार्टिकल का कितना रेंज आया है, कितना है वो हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से डिनोट करते हैं। ये सिर्फ इतना ये है कि ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। चूंकि इसकी खोज इन्होंने सेडबर्ग ने की थी, इसलिए इसको सेडबर्ग यूनिट भी कहा जाता है। और ये हमने देखा है, दिस इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल है, दिस इज सेल, ये सेल है। न्यूक्लियोलस के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म, ये यूकैरियोटिक सेल है, दिस इज यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक प्लांट सेल। आपने देखा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी इनर लेयर जो है फोल्डिंग होती है, फिंगर लाइक फोल्डिंग, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, और इसमें होता है F0 F0 F1 पार्टिकल। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 70s टाइप का राइबोसोम। और ऐसे ही हमने देखा था कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्टोमा है, इसका जो लिक्विड होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं स्टोमा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इनके बीच जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। और इसमें भी 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 70s टाइप राइबोसोम।
ठीक है। और यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे भी अटैच होकर राइबोसोम पाया जा रहा है। स्वतंत्र अवस्था में भी राइबोसोम पाया जा रहा है। इस तरह से देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है या न्यूक्लियोलस से जो बन के आ रहा है वो एटीएस टाइप का है। यूकैरियोट्स चूंकि है तो एटीएस टाइप का राइबोसोम है। लेकिन इसके अंदर जो पाया जा रहा है ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, तो दोनों में क्या है 70s टाइप का राइबोसोम पाया जा रहा है। दिस इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स, ये जो सेल के ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में पाया जा रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद ऑर्गेनेल है और इस ऑर्गेनेल के अंदर भी ऑर्गेनेल पाया जा रहा है जो कि राइबोसोम है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? दिस इज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट खुद ऑर्गेनेल है और उसके अंदर ये खुद एक ऑर्गेनेल पाया जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। तो जो सेल में ऑर्गेनेल्स है उसके अंदर, ऑर्गेनेल्स के अंदर पाए जाने के कारण इसको ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये एब्सेंट होता है मैमेलियन राइबोसोम में, मैमेलियन आरबीसी में। जो मैमेलियन आरबीसी होता है, मैमेलियन आरबीसी, इसमें ये नहीं पाया जाता, मैमेलियन आरबीसी में नहीं पाया जाता है। और पॉलीसोम की कंडीशन हमने देखी कि एमआरएनए का एक स्ट्रैंड होता है, एमआरएनए का स्ट्रैंड होता है, इस पे कई ढेर सारे जब राइबोसोम पाए जाते हैं तो उसको पॉलीसोम स्टेज कहते हैं, उसको पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनी इन नंबर राइबोसोम्स प्रेजेंट इन वन स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए के एक स्ट्रैंड पर कई ढेर सारे जब राइबोसोम लगे होते हैं तो उस कंडीशन को पॉलीसोम कंडीशन कहते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में मोनोसोम की कंडीशन पाई जाती है और ये जो साइटोप्लाज्म में पूरा बिखरे हुए होते हैं। ये जो राइबोसोम है ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, सबसे छोटा है, बहुत छोटा ऑर्गेनेल है, स्मॉलेस्ट। जितने भी ऑर्गेनेल पाए जा रहे हैं उसमें सबसे छोटा ऑर्गेनेल है। इसका जो एवरेज साइज है वो लगभग 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 230 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका जो एवरेज साइज की अगर हम बात करें तो वो 150 टू 230 एंगस्ट्रॉम का इसका साइज है, एवरेज साइज। तो स्मॉलेस्ट ही है, इतना छोटा है। सबसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट तो बहुत बड़े ऑर्गेनेल्स हैं और बाकी जो गॉली बॉडी या ये सब जो पाए जा रहे हैं उन सबसे सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स है। और मेम्ब्रेन भी नहीं है, एमेम्ब्रेनस है और इसीलिए जो है प्रोकैरियोट्स में भी पाया जा रहा है, यूकैरियोट्स में भी पाया जा रहा है। प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप का है, यूकैरियोट्स में 80s टाइप का है। यस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। खोज किसने की थी? एनिमल सेल में पैलेट ने की थी, पैलेट ने चूंकि की इसलिए इसको पैलेट पार्टिकल कहते हैं। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट सेल में की थी। इस तरह से हमने कुछ बातें राइबोसोम की देखी। अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे और बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन पर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। राइबोसोम का हमने स्ट्रक्चर देखा कि इसके दो ही सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है। इसके जो पूरे राइबोसोम का जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हेड, स्टॉक और सेंट्रल प्रोट्यूसरी ये 3 पार्ट हमको दिखाई देते हैं। ये जो बीच वाला है जिससे दोनों जुड़े हुए प्रतीत होते हैं वो है सेंट्रल वाला भाग, और ये जो ऊपर का है ये होता है हेड और ये है क्लेफ्ट या स्टॉक। ये है नीचे वाला क्लेफ्ट, और क्लेफ्ट बीच में जहाँ पर वो जुड़े होते हैं, और इसको सेंट्रल प्रोट्यूसरिस बोलते हैं।
इसको क्लेफ्ट या स्टॉक भी बोल सकते हैं। नहीं, क्लेफ्ट या स्टॉक जो है वो नीचे वाला भाग है, स्टॉक जो है वो नीचे वाला भाग है, और जहाँ ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से वो सेंटर वाला भाग है, और ये है हेड। ऐसा राइबोसोम का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है दोनों सब यूनिट का। ये जो राइबोसोम है इसको हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है, अब हम इसके फंक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो इसका फंक्शन है वो क्या है, कैसे राइबोसोम कहाँ बन रहा है। हमने देखा है कि ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है किसी सेल का, ठीक, किसी सेल की बात कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मेन काम न्यूक्लियोलस का होता है राइबोसोम का निर्माण करना, राइबोसोम बनाना। तो ये जो न्यूक्लियोलस है इसमें राइबोसोम बन जा रहा है। बनने के बाद न्यूक्लियर पोर, ये जो है ये जगह है ये कहलाती है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जगह जगह में कुछ स्पेस होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बन रहा है, उसके बाद पोर के थ्रू बाहर आता है, और यहीं पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी से चिपक जाता है। किससे चिपकता है? राइबोफ्लोरिन से यहाँ पर आके चिपकता चला जाता है। कितना अमेजिंग बात है कि कहाँ से बन रहा है, फिर आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपक जा रहा है, और ये जहाँ पर चिपक जा रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरिया रफ या राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। तो न्यूक्लियोलस राइबोसोम को बना रहा है, और राइबोसोम क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। और ये न्यूक्लियर प्रोटीन बनाता है। अगर यहाँ पर बनता है ये जो राइबोसोम बनाता है ये न्यूक्लियर प्रोटीन, बाहर जो राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है साइटोप्लाज्म वाला राइबोसोम, वो साइटोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रियल, क्लोरोप्लास्ट में जो बन रहा है क्लोरोप्लास्ट का प्रोटीन। इस तरह से अलग अलग पार्ट के लिए जो ज़रूरत होती है अलग अलग प्रोटीन बन रहा है। तो इसका मेन फंक्शन जो राइबोसोम का होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी चूंकि राइबोसोम की बात हो रही है और ये प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर होती है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस चीफ जो इसका फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस ही है। सबसे बड़ा काम जो करता है वो प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि कुछ भी बनना है, अगर हार्मोन बनना है, एंजाइम्स बनना है, किसी भी चीज़ का सिक्रेशन होना है तो वो सब प्रोटीन ही तो है। तो जो भी सिक्रेटरी जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन है तो थायरॉक्सिन हार्मोन एक प्रोटीन टाइप का है। तो उस जहाँ पे सिक्रेटरी ग्लैंड है, जहाँ पर सिक्रेशन होना है वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। प्रोटीन सिंथेसिस होने का मतलब है कि वहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल है वहाँ पर राइबोसोम ज़्यादा पाया जाएगा। राइबोसोम तो पूरे सेल ऑर्गेनल में है लेकिन वहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा। तो साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाएगा और पेरिफेरल प्रोटीन भी बनाएगा। पेरिफेरल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन चाहिए वो भी प्रोटीन वो बना रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन बनाता है। क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटीन पाया जा रहा है वो भी बना रहा है। पैराक्सीसोमल प्रोटीन बन रहा है। न्यूक्लियर प्रोटीन देखा ही हमने कि बन रहा है। सिक्रेटेड प्रोटीन, सिक्रेटेड जो लाइसोसोम के लिए ये बनाता है। लाइसोसोम में ढेर सारे एंजाइम्स हैं तो वो उसमें बैग में इकट्ठा होते हैं। तो वो जो पूरा बैग ही है जो एंजाइम्स का है तो उन सबको क्या करता है? ये बनाता है राइबोसोम। हमने देखा कि जो राइबोसोम है उसको क्या अलग अलग रहता है। इसके जो सब यूनिट रहते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि ये सब साथ में ही घूम रहे हो। ऐसा लार्ज सब यूनिट
और स्मॉल सब यूनिट, कभी भी ये लोग एक साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन इतना भी बहुत दूरी तक पर नहीं रहते हैं, पास में रहते हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं रहते हैं। पास में तब आते हैं जब इनको प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। तो प्रोटीन जब सिंथेसिस करना होता है तो ये लोग पास आ जाते हैं, और जब पास आते हैं एक सब यूनिट दूसरे सब यूनिट के पास आती है, और जो ये एक दूसरे से जुड़ते हैं वो Mg प्लस मैग्नीशियम आयन की वजह से एक सब यूनिट दूसरे सब यूनिट से जुड़ती है। एक सब यूनिट दूसरे सब यूनिट से जुड़ती है किससे? Mg, मैग्नीशियम। यही मैग्नीशियम क्लोरोफिल में भी पाया जा रहा है, यही मैग्नीशियम। और ये सब यूनिट ऐसे बाहर बाहर दूर दूर रहते हैं, लेकिन जब इनको प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तो ये पास आ जाते हैं और मैग्नीशियम आयन की सहायता से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये सब यूनिट एक साथ जुड़ रहे हैं। हमने इससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के जुड़ने की बात कही थी, और यहाँ पर जो पदार्थ बताया था वो था पोरफायरिन, राइबोफोरिन। यहाँ पर ER है, ER से राइबोसोम जुड़ रहा है, ये अलग चीज़ है। इसमें दो सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट मैग्नीशियम आयन की सहायता से जुड़ रहे हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, से जुड़ रही हैं। और जब ये एक दूसरे से जुड़ती हैं तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। ये टर्म राइबोसोम के सब यूनिट्स के जुड़ने का कहलाता है एसोसिएशन। और इनकी जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है तो फिर ये अलग हो जाते हैं, और इस फेनोमेनन को कहते हैं डिसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या हो रहा है? एसोसिएशन में दो सब यूनिट जुड़ रहे हैं, दो सब यूनिट जुड़ रहे हैं आपस में। दो सब यूनिट एक दूसरे से जुड़ रहे हैं मैग्नीशियम आयन की सहायता से। इसमें दो सब यूनिट का जुड़ना हो रहा है, और डिसोसिएशन में दोनों सब यूनिट जब प्रोटीन सिंथेसिस हो गई है तब ये दूर दूर हो रहे हैं। इस फेनोमेनन को डिसोसिएशन कहते हैं। ये टर्म आता है कि एसोसिएशन क्या है और डिसोसिएशन क्या है। ये हमने देख लिया कि न्यूक्लियोलस शेप में जो राइबोसोम बन रहा है वो कैसे बाहर आता है। इसका हमने देखा फंक्शन कि ये प्रोटीन कहाँ कहाँ पर प्रोटीन बन रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो राइबोसोम है उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखें। ये इसका स्ट्रक्चर है, और इसमें जो स्ट्रैंड है ये है mRNA। ये उस दौरान का स्ट्रक्चर है जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। mRNA है, और ये कौन है? tRNA सेलेक्ट करता है, एमिनो एसिड को पहचानता है, और उसके बाद बनाता हुआ आगे चला जाता है। प्रोटीन, फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा, ऐसे बनता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो जो mRNA है, mRNA एक सब यूनिट बना, ऐसे चला गया, फिर दूसरा आया, और उसी से ऐसे ही बनता हुआ आगे बढ़ जाता है। इन दोनों के बीच में एक ग्रूव होता है। ग्रूव कहाँ होता है? ये जो लार्ज सब यूनिट है इनके बीच में एक थोड़ी सी जगह होती है, थोड़ी सी जगह होती है, इसको बोलते हैं ग्रूव, इसको बोलते हैं ग्रूव। इस ग्रूव में जब प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन जाती है वो ऐसे निकलती रहती है। पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो बनती है। पॉलीपेप्टाइड चेन जब बन जाती है ऐसे बढ़ती चली जाती है, ये आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ती, एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक एक एमिनो एसिड जुड़ता जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है तो इनकी फोल्डिंग होती है, लगभग 3 लेयर की फोल्डिंग होती है, और ये जो 3 लेयर की फोल्डिंग होती है वो गोल्गी बॉडी कराता है। गोल्गी बॉडी इनकी फिर फोल्डिंग कराता है, और वो प्रोटीन, मतलब वो पॉलीपेप्टाइड कॉम्पैक्ट हो जाता है और
प्रोटीन बन जाता है। तो इस तरह से mRNA, ये देखिए एमिनो एसिड है, ये लार्ज सब यूनिट है और ये है स्मॉल सब यूनिट। इसमें ग्रुप रहता है जिसके थ्रू ये पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर निकलती चली जाती है। इसके स्ट्रक्चर में हम ये देख लेते हैं कि ये जो पार्ट है इसके दो साइड होते हैं। एक ये साइड है, ये है एक्सेप्टर साइड। ये जो साइट है ये एक्सेप्ट करता है, टीआरएनए आता है, पहचानता है, देखता है। टीआरएनए का एक्सेप्टर साइट है और ये पेप्टाइड साइट है, पी साइट इसको बोला जाता है, इसको पेप्टाइड साइट बोलते हैं। पेप्टाइड न्यूक्लिक जो एमिनो एसिड होता है उसको जोड़ता चला जाता है, एक एक करके जोड़ता चला जाता है, टीआरएनए पर जोड़ता चला जाता है, पहचानता है, जोड़ता है, पहचानता है, जोड़ता है। इस तरह से एक एक में जोड़ते हुए पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाती है। और ये है स्मॉल सब यूनिट। तो लार्ज जो सब यूनिट है उसके दो साइट होते हैं, एक होता है ए साइट, दूसरा होता है पी साइट। ए फॉर एक्सेप्टर साइट, पी फॉर पॉलीपेप्टाइड साइट, मतलब पॉलीपेप्टाइड इधर बन रहा है और यहाँ पर टीआरएनए एक्सेप्ट हो रहा है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। ये राइबोसोम का ही स्ट्रक्चर है। जब प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो दिखाई देता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। तो इस तरह से हमने इसके अलग अलग स्ट्रक्चर को देखा, इसके फंक्शन को देखा हमने। इसका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस ही है, तो हर जगह प्रोटीन बना रहा है, न्यूक्लियर प्रोटीन, साइटोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रियल, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सिसोमल, जितने भी सेक्रेटरी सेल्स हैं उन सब जगह जो हार्मोन्स हैं, कहीं जो प्रोटीन्स होते हैं वो उन सब जगह प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। और अभी हमने एक टर्म देखना है पॉलीराइबोसोम। हमने पूरा राइबोसोम कंप्लीट कर लिया है, एक टर्म देख लेते हैं पॉलीराइबोसोम। मोनोसोम को देखा हमने, मोनोसोम कैसे बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रेगमेंट हो जा रहा है और वो ये कंडीशन पाई जा रही है प्रोकैरियोट्स में। जो पॉलीराइबोसोम है, राइबोसोम, इसमें क्या होता है, ये 60S है और पॉलीराइबोसोम कंडीशन क्या है, कहाँ पाई जाती है, यूकैरियोट्स में पाई जा रही है, यूकैरियोट्स में पाई जा रही है। जबकि मोनोसोम कंडीशन जो है वो प्रोकैरियोट्स में पाई जा रही है, ये यूकैरियोट्स में। इस तरह से ये 40S राइबोसोम। इसका जो कंसंट्रेशन है ये 60S है लार्ज सब यूनिट, ये 40S है, 40S है स्मॉलर सब यूनिट। इनका जो Mg मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन है, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन इतना हम रखते हैं। तब क्या कर होता है, ये एक लार्ज सब यूनिट एक स्मॉल सब यूनिट जुड़ जाता है। अब जब हम इनका कंसंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं, जो इनका कंसंट्रेशन है 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं, 10 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं इनका कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन जब हम 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो एक कंडीशन बन जाती है, ये कंडीशन बन जाती है। इसको बोलते हैं डाइमर, इसको बोलते हैं डाइमर। और ये जो डाइमर होती है वो 120 यस सेडबर्ग कोएफिशिएंट के होती है। तो इस तरह से हमने देखा। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये mRNA आ जाता है, mRNA, और ये सब क्या करते हैं अलग अलग
हो जाते हैं। इस तरह से कई जो राइबोसोम है उसकी लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट इस mRNA से जुड़ जाती है। तो एक mRNA के स्टैंड पर कई राइबोसोम के लगने की जो प्रोसेस है, जो स्ट्रक्चर है, उसको पॉलीराइबोसोम स्टेज बोलते हैं। पॉलीराइबोसोम, पॉली मतलब कई, राइबोसोम कंडीशन कहा जाता है। और ये कंडीशन पाया जाता है यूकैरियोट्स में। ये कंडीशन कहाँ पाया जा रहा है? यूकैरियोट्स में। और जो मोनोसोम की कंडीशन है वो पाई जा रही है प्रोकैरियोट्स में। चूंकि यूकैरियोट्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की भी ज़रूरत होती है, इसलिए भी इसमें इस कंडीशन का पाया जाना नेचुरल है। और चूंकि सिक्रेशन भी कई जगह एंजाइम्स का, हार्मोन्स का होता है, तो वहाँ पे भी पाया जाता है। तो और बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका बनना, प्रोटीन सिंथेसिस का, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस, एक्चुअली हमने प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को नहीं देखा है, बस थोड़ा सा आउटलाइन देखा है जहाँ पर राइबोसोम का यूज़ हो रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, उसके फंक्शंस क्या है। चीफ फंक्शन, इसका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस ही है। इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन वाले टॉपिक में। तो अब हम लोग अगले ऑर्गेनेल्स को अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू। mRNA और ये सब क्या करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से कई जो राइबोसोम है उसकी लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट इस mRNA से जुड़ जाती है। तो एक mRNA के स्टैंड पर कई राइबोसोम के लगने की जो प्रोसेस है, जो स्ट्रक्चर है, उसको पॉलीराइबोसोम स्टेज बोलते हैं। पॉलीराइबोसोम, पॉली मतलब कई, राइबोसोम कंडीशन कहा जाता है। और ये कंडीशन पाया जाता है यूकैरियोट्स में। ये कंडीशन कहाँ पाया जा रहा है? यूकैरियोट्स में। और जो मोनोसोम की कंडीशन है वो पाई जा रही है प्रोकैरियोट्स में। चूंकि यूकैरियोट्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की भी ज़रूरत होती है, इसलिए भी इसमें इस कंडीशन का पाया जाना नेचुरल है। और चूंकि सिक्रेशन भी कई जगह एंजाइम्स का, हार्मोन्स का होता है, तो वहाँ पे भी पाया जाता है। तो और बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका बनना, प्रोटीन सिंथेसिस का, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस, एक्चुअली हमने प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को नहीं देखा है, बस थोड़ा सा आउटलाइन देखा है जहाँ पर राइबोसोम का यूज़ हो रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, उसके फंक्शंस क्या है। चीफ फंक्शन, इसका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस ही है। इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन वाले टॉपिक में। तो अब हम लोग अगले ऑर्गेनेल्स को अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।